अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमने ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज इन प्राइमरी डेंटिशन में स्टार्ट किया हुआ था, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास डेंटल कैरीज इन प्राइमरी डेंटिशन के लिए हमारे पास कौन से ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं, जिसका इंट्रोडक्शन भी हो गया था। हमने वो सारी कंडीशन पढ़ लिए थे जिसके रीजंस के थ्रू हमने ट्रीट करना है और किन रीजंस के बेस पे हमने ट्रीट नहीं करना। तो रिमूव, रिस्टोर और लीव की कंडीशन पे भी हमने बात कर ली थी। हमने अपने फर्स्ट लेक्चर्स में इनके बारे में पढ़ा कि कौन सी कंडीशन है जिनके बेस पे हम उसको ट्रीट ना करें। तो ये सारी कंडीशन थी हमारे पास 5 ये स्टेप्स में। फिर हमारे पास आ गए थे वो रीजन जिनके बेस पे हम उसको ट्रीट करेंगे, जिसमें अगेन हमारे पास कुछ 5 पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया। फिर हमारे पास आया था कि रिमूव और रिस्टोर, यानी अगर आपने डिसाइड कर दिया है कि आप उसको ट्रीट करेंगे और आपके पास वो सारी रीजन हैं जिनके बेस पे आपने उसको ट्रीट करना है, तो ट्रीट करने के बाद आपके पास सेकेंड डिसीजन आपका ये होगा कि क्या आपने उसको रिमूव करना है या आपने उसको रिस्टोर करना है, यानी कौन सी ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ आपने जाना है। तो ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी कि वो हम ऑन द बेसिस ऑफ द चाइल्ड और ऑन द बेसिस ऑफ टू की कंडीशन पे हमने डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये टू की कंडीशन और चाइल्ड, और इसके अलावा हमारे पास डिजीज को भी देखेंगे कि हमारे पास किस स्टेज में डिजीज है और किस एक्सटेंट में हमारे पास डिजीज पड़ा हुआ है। आज हम स्टार्ट करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लानिंग, यानी हम ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की तरफ अब जा रहे हैं। पहले हमने वो रीजंस पढ़े जिनके बेस पे ट्रीट किया, जिनके बेस पे ट्रीट नहीं करना, अगर ट्रीट करना है तो हमने फिर रिमूव करना है या रिस्टोर करना है। उसके बाद अब हम पेशेंट को, जब हमारे पास पेडियाट्रिक पेशेंट आए, न्यू चाइल्ड है हमारे पास, तो हमने उसकी डायग्नोसिस करनी है, उसके बेस पे फिर हमने ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट करना है। तो हमारे पास है कि द ट्रीटमेंट ऑफ द टीडियस, so the treatment of the carious teeth should be based on the needs of the child। ठीक है, आपका ट्रीटमेंट जो है वो किस चीज से बेस्ड होना चाहिए, चाइल्ड की नीड पे, कि इस बच्चे को कितनी नीड है ट्रीटमेंट की। ठीक है, उसके बेस पे हम उसी की ट्रीटमेंट उस पेशेंट को देंगे। So the long-term objective should be help the child to reach adulthood with an intact permanent dentition with no caries, few restored teeth possible as possible, and a positive attitude to their future dental health। सो मेन कंसर्न हमारा क्या होगा कि हमारा मेन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि हम एक चाइल्ड को इस तरह से ट्रीट करें कि उसको कोई उस टाइम पे पेन भी ना हो। ठीक है, उसका जब वो उस प्राइमरी डेंटिशन से परमानेंट डेंटिशन की तरफ जाए, जब वो एडल्टहुड की तरफ जाए, तो उसका परमानेंट डेंटिशन भी बिल्कुल सही हो। ठीक है, उसके सारे टीथ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो, बिल्कुल सारे इंटैक्ट प्रेजेंट हो, कोई इसमें रिमूव ना हुआ हो। ठीक है, यानी किसी की एक्सट्रैक्शन ना हुई हो, कोई उसमें ऑर्थोडोंटिकली कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप उसको ऑर्थोडोंटिकली ट्रीट करें। ठीक है, साथ में कोई एक्टिव कैरीज भी ना हो, और अगर टूथ को रिस्टोरेशन की जरूरत पड़ी हो तो उनको आपने इस तरह से रिस्टोर किया हुआ हो कि वो उसकी सक्सेसफुल रिस्टोरेशन रही हो। ठीक है, तो फ्यू रिस्टोर टीथ की जरूरत अगर पड़ी तो एज पॉसिबल, यानी आप कम से कम टूथ को रिस्टोर करें। ठीक है, और उस पेशेंट का डेंटल हेल्थ की तरफ जो है उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड रहे, ताकि फ्यूचर में भी जब अगर उसे कोई प्रॉब्लम आए तो वो अपनी इस कंडीशन और उस प्रॉब्लम के लिए डेंटिस्ट के पास जाए, क्योंकि उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसकी तरफ रहा होगा, तो वो अपनी चीज की भी केयर करेगा। ठीक है, if the restoration is required, it should be carried out the highest possible standard possible in order to maximize the longevity of the restoration and avoid irritation। अगर किसी बच्चे को या किसी पेशेंट को, ठीक है, हम पेडियाट्रिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारा ऑल टाइम जो पेशेंट रहेगा वो एक बच्चा ही रहेगा। ठीक है, हम उसकी बेस पे बात करेंगे। तो अगर उसको कोई रिस्टोरेशन की जरूरत पड़ रही है तो हम एक ऐसा रिस्टोरेशन उसके लिए यूज करेंगे, यानी अगर आपने फिलिंग करनी है या आपने कोई क्राउन लगाना है या इनले ऑनली की तरफ जाना है, तो वो जो भी रिस्टोरेशन हम उस पेशेंट के लिए करेंगे, तो हमारा मेन पर्पज ये होगा कि हमारा रिस्टोरेशन जो है वो सक्सेसफुल रहे, लॉन्ग टाइम के लिए रहे, और हमारा रिस्टोरेशन इस तरह रहे कि दोबारा उसमें हमें रीट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। सो इट शुड अवॉइड रीट्रीटमेंट। ठीक है, हमारे रिस्टोरेशन में रीट्रीटमेंट की जरूरत ना हो। फिर हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। अब हम डायग्नोस करेंगे, तो डायग्नोसिस के लिए एन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ डेंटल कैरीज इज इम्पोर्टेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द प्राइमरी डेंटिशन।
प्राइमरी डेंटिशन में हमारे पास डायग्नोसिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम डेंटल कैरीज को डायग्नोज करें। डेंटल कैरीज के बारे में फर्स्ट हमें नॉलेज होना चाहिए कि कैरीज क्या है, कैरीज की कौन सी क्लासेज हैं, किस तरह की क्लासिफिकेशन हुई है, ठीक है। उसकी कैविटी शेप किस तरह से बनानी है, क्लास 1 कैविटी किस तरह होगी, क्लास 2 किस तरह होगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज हो। उसके बाद जब आप डायग्नोसिस करेंगे तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि फिर आगे जाकर आप उसकी अच्छी सी मैनेजमेंट कर सकें। तो द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी डेंटिशन के लिए हमारे पास डायग्नोसिस एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो एक्यूरेटली हम परफॉर्म करेंगे। अगर हमने मिस डायग्नोज किया तो आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो एनेमल ऑफ द प्राइमरी टूथ इज थिन एज कम्पेयर टू द परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ के कंपैरिजन में जो हमारे पास बच्चों के जो टीथ के एनेमल्स होते हैं वो हमारे पास काफी ज्यादा थिन होते हैं। इट मीन्स कि अगर वो थिन है तो जब भी कैरीज अटैक करेंगी तो वो डायरेक्टली एनिमल को खराब कर सकती हैं या एनिमल से गुजर कर डेंटिन की तरफ जा सकती हैं। तो द कैरीज प्रोग्रेस क्विकली थ्रू द एनिमल इनटू द डेंटिन। हमारे पास कैरीज जो है वो क्विकली प्रोग्रेस कर जाती है बच्चों में। स्पेशली एट द प्रॉक्सिमल एरियाज में हमारे पास ज्यादातर इस तरह हो जाता है कि वो कैरीज जो है वो उस एरिया से पास आउट हो जाती है, वो हमारे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को भी खराब कर लेती हैं। तो इसलिए हमारे पास अर्ली डायग्नोसिस जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है कि वो टूथ की कॉन्टेक्ट एरियाज को खराब ना करे। व्हेन कैरीज इज स्टिल कन्फाइंड टू द एनिमल, अगर आपके पास पेशेंट आया और उस बच्चे की अभी टीथ पे जो कैरीज आ रही है उसने अभी एनिमल को पास नहीं किया, इट मीन्स कि वो डेंटिन की तरफ नहीं गई, इसलिए क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं हुई, तो इट मीन्स कि अभी सिर्फ कैरीज जो है वो एनिमल पे ही है, यानी अभी ही उन्होंने अटैक किया है। तो जब अगर आपको पता चल जाए कि कैरीज इज स्टिल कन्फाइंड टू एनिमल, देन द प्रिवेंटिव मेजर्स स्टैंड अ चांस ऑफ हेल्पिंग एंड रिवर्सिंग द लीजन व्हिच वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हमारे पास क्या है कि हम डायरेक्टली ही कोई प्रिवेंटिव मेजर स्टार्ट कर लें, हम उन कैरीज को स्टॉप करें और उस प्रोसेस को रिवर्स कर लें, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम सारा पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इनको स्टॉप भी करें प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह, यानी आप उसको ब्रशिंग स्टार्ट करवाएं, आप उनको फ्लोराइड से, ठीक है, फ्लोराइड ड्रग्स यूज कर सकते हैं, रिमिनराइजेशन, ताकि जल्दी से स्टार्ट हो जाए, वही कैरी जो है वो वहाँ पे या तो स्टॉप हो जाए और इन लीजन्स को हम रिवर्स कर लें, ठीक है। फिर हमारे पास जब हम डायग्नोसिस कर रहे थे और हमारे पास हमने ये कहा कि हमारे पास जो प्राइमरी टीथ एनिमल है वो थिन है, और हमने ये भी कहा कि अगर वो एनिमल पे है तो आपने फिर प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ जाना है। लेकिन अगर डायग्नोसिस के टाइम आपको पता चला कि हमारे पास जो कैरीज है उन्होंने पल्प भी इन्वॉल्व कर दिया है, तो फिर हम क्या करेंगे। वंस द कैरीज इन द डेंटिन, जब एनिमल से पास होके वो डेंटिन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है, तो जब डेंटिन की तरफ आ चुके हैं इट मीन्स कि अब वो पल्प की तरफ भी जा सकते हैं। Then the removal of the carious tissue and the restoration of the tooth is required. जब हमारे पास इनेमल तक थी कैरीज तब हमने प्रिवेंटिव मेजर्स यूज किए, ठीक है। जब हमारे पास कैरीज डेंटिन की तरफ आ गए हैं तो अब आपने यहाँ पे कैरियस टिश्यूज को रिमूव करना है। जब हम रिमूव करेंगे इट मीन्स की कैविटी बनेगी, तो उस कैविटी को हमने फिर बंद नहीं करना है, तो इट मीन्स कि आगे जाकर हमें रिस्टोरेशन भी करनी पड़ेगी। तो एक चीज प्रिवेंटिव मेजर से स्टार्ट हो जाती है और या फिर आ जाती है रिमूवल ऑफ द कैरीज की तरफ, टिश्यू की तरफ, और फिर रिस्टोरेशन की तरफ आ जाए। तो ये सारे स्टेप इस तरह से फिर एक दूसरे के बाद चलते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास अर्ली स्टेज में अर्ली डिजीज को आप अर्ली टाइम पे डायग्नोज करें, डेंटिस्ट के पास जाएं ताकि हमारे पास उसकी डिस्ट्रक्शन ना हो और हम टाइम पे ही उस चीज को कैप्चर कर लें और हम उसको प्रिवेंट कर दें, ठीक है। अच्छा, तो जब हमारे पास कैरीज डेंटिन तक आ गई है फिर हम रिमूवल भी करेंगे और रिस्टोरेशन भी करेंगे, ठीक है। और कैरीज टिश्यूज को रिमूव करके रिस्टोरेशन कर लेंगे। कैरीज प्रोग्रेसेस वेरी रैपिडली थ्रू द प्राइमरी डेंटिन विद अर्ली पल्प एनवायरनमेंट। हमारे पास कैरीज जो है वो प्रोग्रेस कर जाती है रैपिडली प्राइमरी टीथ में, ठीक है। उनके डेंटिन में हमारे पास वो रैपिडली जो है प्रोग्रेस भी कर जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कहा कि एनेमल थे तो जिसकी वजह से वो एनेमल से जल्दी से पास आउट होके डेंटिन की तरफ भी आ जाती हैं। तो जब वो प्राइमरी डेंटिन की तरफ आ जाती है तो इस चीज की यहाँ पे फिर पल्प की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है बिकॉज दे प्रोग्रेस रैपिडली। फिर हमारे पास आया कि व्हेन दिस स्टेज ऑफ द प्रोसेस, जब पल्प की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, ठीक है, और आपके पास द प्रोसेस रीच टू द मार्जिनल एजेस। अब आपके पास पल्प की इन्वॉल्वमेंट आ गई, पल्प की इन्वॉल्वमेंट के साथ आपके पास जो टूथ की मार्जिन्स थी, ठीक है, जो टूथ की मार्जिन्स हैं, जो मार्जिनल एजेस हैं, ठीक है, वो हमारे पास खराब हो जाएंगी। दे बिकम अंडरमाइंड एंड कोलैप्सेस बिकॉज
तो आपकी जो मार्जिनल रिजेस है वो वीक कर गई हैं। उस वीकनेस की वजह से वो अंडरमाइन एंड कोलैप्स कर गई हैं, वो वहाँ पे खराब हो जाती है हमारे पास। यानी टूथ डेंटिन की एनामल से पास होकर डेंटिन की तरफ आई, डेंटिन की वजह से वो वहाँ पे पल्प को भी इन्वॉल्व कर सकती है और साथ में मार्जिनल रिजेस को भी डिस्ट्रक्ट कर रही हैं। So the diagnosis of the integrity of marginal ridges in primary molar is important. जब हम डायग्नोसिस करेंगे प्राइमरी डेंटिशन की, ठीक है, और हम उसमें कैरीज देखेंगे तो हम साथ में ये भी देखेंगे, जब हमने एनिमल टिश्यूज को देखे, जब हमने डेंटिन को देखा, जब हमने ये भी देखा कि पल्प इन्वॉल्व है कि नहीं, तो हम साथ में वहाँ पे मार्जिनल रिजेस को भी देखेंगे, क्योंकि मार्जिनल रिजेस भी हमारे प्राइमरी मोलर्स में इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज को चेक करें, एग्जामिन करें और डायग्नोज करें, ठीक है। इन द ट्रीटमेंट प्लानिंग ऑफ द चिल्ड्रन, research has shown that once the marginal ridges of primary molar has broken away, the pulp of the tooth is affected and irreversible changes have commenced. हमारे पास स्टडीज ने ये शो किया है कि जब हमारे पास एक टूथ में मार्जिनल रिजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उन मार्जिनल रिजेस की वजह से आपका पल्प भी अफेक्ट हो जाता है और फिर उस टूथ में इरिवर्सिबल चेंजेस आ जाती हैं, मींस आप उसको फिर रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। वो कंडीशन दोबारा से फिर रिवर्स नहीं हो सकती अगर एक बार उसमें मार्जिनल रिजेस इन्वॉल्व हो गए। Destruction by caries of the marginal ridges of primary molar indicates likely pulpal involvement. ठीक है, जब आपके पास marginal ridges डिस्ट्रक्ट हो चुकी हैं तो वो डायरेक्टली आपको इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे पल्प भी इन्वॉल्व हुआ है। So this is the key point in your diagnosis कि जब आप डायग्नोज कर रहे हो तो जब आप टूथ की इनेमल को देखें और फिर आप उनकी मार्जिनल रिजेस को जरूर देखें, बिकॉज मार्जिनल रिजेस की एक इम्पोर्टेंस है और उसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से है कि ये आपको ये भी इंडिकेट करवाती है कि यहाँ पे पल्प की इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है रेडियोग्राफ्स। जब हम डायग्नोसिस कर रहे थे, हम एग्जामिन कर रहे हैं, उसी डायग्नोसिस के बेस पे हम ट्रीटमेंट प्लान भी करेंगे। हमने पल्प की इन्वॉल्वमेंट भी देखी, फिर हमारे पास आ जाती है रेडियोग्राफ। बिकॉज सिर्फ एक नॉर्मल इंट्राऑरल एग्जामिनेशन से आपको कुछ नहीं पता चलेगा, आपने साथ में रेडियोग्राफ भी करने हैं। इसलिए रेडियोग्राफ करने हैं ताकि हमारे पास जो उस टूथ की इनसाइड या वो एरियाज भी हमें नजर आ जाए, वो कंडीशन का भी हमें पता चल जाए जो हमें नहीं पता। इसलिए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन भी हमारी इम्पोर्टेंट है। So the importance of the radiograph for the diagnosis of caries in children can't be overemphasized, as clinical examination alone would mean that many proximal lesions could be missed. Many earlier lesions may be halted or reversed by rigorous preventive programs. तो बात ये की गई है कि जो हमारे पास रेडियोग्राफ्स है इसकी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है किस चीज में, जब आप कैरीज को डायग्नोज कर रहे हो बच्चों में, ठीक है। तो जब आप इंट्राऑरल एग्जामिनेशन करें तो आप साथ में रेडियोग्राफ भी करें, बिकॉज जिस इंट्राऑरल एग्जामिनेशन या जस्ट जो आप एक नेकेड आई से एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसकी वजह से आपके पास प्रॉक्सिमल जो रीजन्स होती हैं वो सारी मिस हो सकती हैं। तो उन प्रॉक्सिमल रीजन्स की मिक्सिंग से बचाने के लिए हमें क्या करना है, हम रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हमारे पास वो सारी अर्ली रीजन्स जो हैं उनका हमें पता चले। जब हमें पता चलेगा तभी तो हम उसको हॉल्टेड यानी हम उसको स्टॉप भी कर सकेंगे और हम उसको रिवर्स भी कर सकेंगे इसके थ्रू बाय द प्रिवेंटिव प्रोग्राम, ठीक है। तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन जस्ट अलाउन आपको सारी वो नॉलेज नहीं देती, आपको वो प्रॉक्सिमल रीजन्स के बारे में भी नहीं बताती जिस तरह के आपको रेडियोग्राफ्स में पता चल जाता है। जब आपको पता चल जाएगा तो ये आपके लिए डायग्नोसिस में और भी अच्छा हुआ कि आप उस कंडीशन को जो है वो स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। So, but this depend on the adequate early diagnosis, और ये सारा प्रोसेस किस चीज पे डिपेंड करता है, अर्ली डायग्नोसिस पे। यानी एक कंडीशन को फिर से रिवर्स करना और स्टॉप करना जो है इट डिपेंड्स ऑन द अर्ली डायग्नोसिस। और अर्ली डायग्नोसिस कब होगी, जब वो बच्चा जो है या जिसको कैरी हुई है वो पेशेंट जो है वो जब टाइम पे आएगा डेंटिस्ट के पास, ठीक है। अच्छा, फिर रेडियोग्राफ्स में हमारे पास या फिर हमारे पास कैरीज की डायग्नोसिस में रेडियोग्राफ के अलावा हमारे पास कुछ और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम कैरीज को डायग्नोस कर सकते हैं।
तो ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैं पढ़ा चुकी हूँ कि कैरिज की डायग्नोसिस के लिए आप कौन कौन से जो है वो सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं या कौन कौन से स्टेप्स आपके पास हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास उन सारे टेक्निक्स में एक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विच इज द डायग्नोडेंट, जो कि हमारे पास कैरिज की डायग्नोसिस में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे रेडियोग्राफ को पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास कौन सी रेडियोग्राफ है जो है वो कैरिज की डायग्नोसिस में हेल्प करती है। सो दिस इज द बाइट विंग। बाइट विंग रेडियोग्राफ हमारे पास काफी ज्यादा एक्सेप्टेबल है और वाइडली अवेलेबल है फॉर द यूज इन जनरल प्रैक्टिस कि हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए बाइट विंग्स को यूज करें। So radiographs should form a routine part of any dental examination, and it is necessary to repeat radiographs for dental caries diagnosis at suitable intervals. अच्छा, तो रेडियोग्राफ जो है वो हमारे पास एक पार्ट है एक रूटीन एग्जामिनेशन का, कि जब भी आपके पास पेशेंट आए, जब आप उसकी एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो आपने जब इंट्राऑरल एग्जामिनेशन करनी क्लिनिकली करनी, तो उस टाइम पे आप उसकी रेडियोग्राफ्स भी जरूर चेक करें, ठीक है, क्योंकि रेडियोग्राफ का भी एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पास। इट इज नेसेसरी टू रिपीट रेडियोग्राफ, हम रेडियोग्राफ को रिपीट भी कर सकते हैं अपनी डायग्नोसिस के लिए, ठीक है, एट सुटेबल इंटरवल, यानी एक टाइम भी नहीं, जब आपके पास एक टाइम पे पेशेंट आया, आपने डायग्नोस किया, उस टाइम पे आपने उसकी रेडियोग्राफी की, उसके टाइम पे आपने उसको ट्रीट भी किया, तो जब पेशेंट चला गए तो हम पेशेंट की उस कंडीशन के मुताबिक उसको कह देते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 मंथ और आफ्टर ईयर जो है आप फिर आए, तो फिर आप उसकी रेडियोग्राफ निकालें। जब आप उसकी रेडियोग्राफ में देखेंगे कि आया फिर से कैरीज है कि नहीं है, ठीक है, तो ये इस चीज की बात होगी। एक रेगुलर इंटरवल आपने या एक सुटेबल इंटरवल आपने पेशेंट के लिए फिर रख देना है, किस चीज के लिए, उस डेंटल कैरीज की डायग्नोसिस के लिए, तो हम एक इंटरवल पे भी रेडियोग्राफ रख सकते हैं। अब वो इंटरवल किस तरह से होगा, कितने टाइम के बाद होगा, कितने टाइम के बाद नहीं होगा, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। The intervals that are appropriate to the children vary accordingly to the level of the caries that a child presents with. हमारे पास वो इंटरवल जो है वो किस चीज के बेस पे होगा, चिल्ड्रन की कैरीज के बेस पे होगी, ठीक है, कि किस लेवल ऑफ द कैरीज पे जो है वो चिल्ड्रन अभी जा रहा है, क्या वो कैरीज फ्री है या उसकी काफी ज्यादा कैरीज है या कम कैरीज है। जब हमारे पास एक इनिशियल एग्जामिनेशन हो जाए पहली और उसकी बाइट्रिंग रेडियोग्राफी आप कर लें, तो दोबारा से फिर आप उसको कहेंगे कि वो 1 साल के अंदर फिर से आए, ठीक है। जब पहली बार आप उसकी एक रेडियोग्राफ लें और एग्जामिनेशन भी कर लें, तो उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि आप उसी फिर विद इन 1 ईयर में दोबारा से एक बार आए, ताकि फिर हम दोबारा से आपकी एक रेडियोग्राफ निकालें और हम चेक करें कि कैरीज है या नहीं है। अगर हमारे पास चाइल्ड कैरीज फ्री रहा, ठीक है, चाइल्ड कैरीज फ्री है, तो फिर आप उसको 6 मंथ्स के बाद विद इन 1 ईयर इफ द चाइल्ड इज कैरी, अच्छा, जब आपके पास चाइल्ड जो है वो कैरीज फ्री है, तो आप उसको कहेंगे कि आफ्टर 1 ईयर और विद इन 1 ईयर वो एक बार फिर से आ जाए, रेडियोग्राफ हम चेक करेंगे, ठीक है, बाइटिंग करेंगे। अगर उसकी कैरीज एक्टिव है, इफ द कैरीज इज एक्टिव, देन आप उसको कहेंगे कि आप 6 मंथ के बाद दोबारा आए, ठीक है। अगर कैरीज एक्टिव है तो हम उनको कहेंगे कि वो 6 मंथ के बाद दोबारा आए, लेकिन अगर उसकी कैरीज जो है वो हमारे पास कैरीज फ्री रहा है, तो हम कहेंगे आफ्टर 1 ईयर और विद इन 1 ईयर, बस सिर्फ आ जाए कि हम चेक कर लें कि हाँ अब भी पेशेंट कैरीज फ्री रहा है, ऐसे नहीं है कि दोबारा से उसको कैरीज आ चुकी है। फिर हमारे पास ये भी है कि once it has been established that a child remains carie free, then the interval between bite wings can be increased. अगर चाइल्ड जो है, पेशेंट जो है, वो हमारे पास कैरी फ्री रहा है, तो उसका जो इंटरवल है बिटवीन द बाइट विंग्स, एक बाइट विंग की रेडियोग्राफ और दूसरी जो बाइट विंग जब उसकी आएगी, तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है वो 24 मंथ्स है, इट मीन्स 2 ईयर्स, ठीक है। तो टाइम हम फिर इंक्रीज कर लेते हैं कि हम ज्यादा टाइम के बाद से चेक करेंगे, तो एक बाइटिंग और दूसरी बाइटिंग के दरमियान का जो इंटरवल है वो 24 मंथ्स रहे या फिर लॉन्गर रहे। इफ द एक्टिव कैरीज रिमेन अ प्रॉब्लम, देन अगर फिर अब कैरीज जो है वो एक्टिव है, ठीक है, कैरीज फ्री नहीं है, अगर कैरीज एक्टिव है तो फिर उसके लिए 6 मंथ का इंटरवल ही है, ठीक है, वही बात है, अगर कैरीज एक्टिव है तो 6 मंथ का इंटरवल, और अगर कैरीज जो है वो हमारे पास फ्री है तो विद इन 1 ईयर और आफ्टर 2 ईयर्स हम कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है फिर ट्रीटमेंट प्लानिंग कि अब हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान करना है। So following diagnosis of the extent of caries in each tooth and the probable state of the pulse
जब हम डायग्नोसिस भी कर लें, हमें एक्सटेंट ऑफ द कैरिज का पता चल जाए कि एक टूथ में कितनी है, और फिर हम वहाँ पे ये भी देख लें कि पल्स की क्या स्टेट है, तो उसके बाद हमने एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, विच यूजुअली इन्वॉल्व ट्रीटिंग अ क्वाड्रेंट ऑफ द माउथ एट अ टाइम, जिसमें हमारे पास ट्रीटमेंट प्लान हमने इस तरह से बनाना है कि हम एक टाइम पे यानी एक विजिट में पेशेंट की एक क्वाड्रेंट पे काम कर लें। वो इसलिए ताकि पेशेंट को बार बार आना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि इससे भी पेशेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनका काम भी चलता रहे। सो इट्स यूज्ड टू बी फेल्ट दैट मल्टीपल शॉर्ट विजिट प्लेस लीव स्ट्रेस ऑन द चाइल्ड, पार्टिकुलरली इफ दे आर अंडर 6 years ऑफ द एज। ठीक है, हमारे पास जब काम भी थोड़ा सा हो और पेशेंट को बार बार विजिट भी करना पड़े, यानी मल्टीपल विजिट्स हो, उनकी शॉर्ट विजिट्स हो, यानी काम थोड़ा है लेकिन आप उसको मल्टीपल विजिट्स उस पेशेंट को करवा रहे हैं, तो वो उस चाइल्ड के ऊपर जो है एक स्ट्रेसफुल कंडीशन डाल सकता है कि मतलब मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं सर बार बार डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, स्पेशली वो चिल्ड्रन जो कि अंडर 6 years ऑफ द एज हैं। So the most important aspect of the child management treatment planning में आपके लिए ये भी important है कि आप child management कर सकें, उसकी behavior को manage कर सकें। ठीक है, to gain the confidence of the child, आपने confidence gain करना है एक बच्चे का, and make sure that there is a little discomfort as possible, और कम से कम discomfort उसको हो उस बच्चे को। ठीक है, so treatment plan में आपका ये एक important है कि आप visits कम करें, एक क्वाड्रेंट ऑफ द टूथ पे काम करें। ठीक है, और साथ में आप चाइल्ड मैनेजमेंट भी करें, यानी उसकी बिहेवियर को भी मैनेज कर लें। ठीक है, रिस्टोरेटिव केयर मस्ट बी कंडक्टेड विद गुड पेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्ड बिहेवियर। ट्रीटमेंट प्लान में अगर आपका कोई रिस्टोरेशन अब आपने करना है, ठीक है, या तो उसको रिस्टोरेटिव केयर भी आपने कंडक्ट करना है, पेन कंट्रोल भी करना है ताकि पेशेंट को ज्यादा पेन भी ना हो। ठीक है, और चाइल्ड के बिहेवियर को भी मैनेज करना है। लोकल एनाल्जेसिया भी हम दे सकते हैं, हमने कहा कि हम पेन को कंट्रोल करेंगे तो इट मींस हमें लोकल एनाल्जेसिया भी देना है, विच इज मैंडेटरी, ताकि पेन कंट्रोल रहे। विच शुड बी परफॉर्म दीज डेज विद टॉपिकल, जो आजकल हमारे पास, पहले तो लोकल एनाल्जेसिया में टॉपिकल नहीं हुआ करता था, तो अब हमारे पास टॉपिकल एनाल्जेसिया भी यूज होते हैं। ठीक है, यानी अगर इंजेक्शन आप पेशेंट के लिए यूज नहीं करना चाहते तो आप टॉपिकली उस एरिया को सेडेट कर ले। ठीक है, फाइनल गॉज, फाइन गॉज नीडल्स है हमारे पास, काफी ज्यादा फाइन गॉज की है, बहुत कम थिकनेस है ताकि बच्चे को इतना फील ही ना हो कि कोई नीडल उसके टिश्यूज में इंसर्ट हो गई है। और हमारे पास कुछ लोकल शॉर्ट एक्टिंग एनाल्जेसिया भी हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए हैं। ठीक है, ताकि वो बच्चे की हेल्थ पे भी इफेक्ट ना डाले। तो ये चीजें भी हमारे पास प्रेजेंट है इसलिए ताकि आप अपना एक अच्छा ट्रीटमेंट प्लान बनाएं बच्चों के लिए। फिर हमारे पास रबर डैम की यूजेज है, ऑलरेडी आप सब लोग रबर डैम के बारे में पढ़ भी चुके हैं। So the use of rubber dam that ensure a much higher quality of restoration that lasts for the duration of the tooth as well as being an aid in behavior management। हमारे पास रबर डैम जो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्टोरेशन के टाइम। ठीक है, वो इसलिए ताकि हमारा जो रिस्टोरेटिव मटेरियल है वो खराब भी ना हो, ठीक है, वो सक्सेसफुल रहे, इसलिए भी हम रबर डैम यूज करते हैं। प्लस रबर डैम का ये फायदा है कि वो पेशेंट की बिहेवियर को भी मैनेज कर लेते हैं। आपने पेशेंट के एक टूथ पे काम करना है, वहाँ पे टंग भी है, वहाँ पे पेशेंट हिल भी सकता है, तो इसलिए आप रबर डैम के थ्रू अपने लिए उस टूथ को आइसोलेट कर लें और वो बच्चा जो भी है वो उस टाइम पे उस मतलब एक आइसोलेशन टाइप आ गई है ना, तो आप उस बच्चे की बिहेवियर को भी साथ में मैनेज कर सकते हैं। Once the tissues have been anesthetized, जब आपने टिश्यूज को एनेस्थेटाइज भी कर लिया और चाइल्ड जो है वो कॉन्फिडेंट है, there will be no pain और पेन भी नहीं है, तो it means you have a best time or you do your best so to complete the treatment on a whole quadrant, और आप एक पूरी क्वाड्रेंट पे अपना एक ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट कर लें। बिकॉज ना बच्चे को पेन है, वो भी कॉन्फिडेंट है कि चलिए मुझे कोई पेन नहीं फील हो रहा, डेंटिस्ट जो है वो काम कर सकता है, वो डॉक्टर को भी फिर छोड़ेगा, वो कोई इस तरह की बिहेवियर भी शो नहीं करेगा, मीन्स वो स्टॉप नहीं करेगा। सो द नंबर ऑफ द विजिट्स कैन बी केप्ट टू मिनिमम, वही बात दोबारा से कि हम अपने विजिट्स को कम से कम रखें, इसलिए ताकि हमारे पास पेशेंट की कोऑपरेशन जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, if a child is in pain then it matters if an appointment is 5 or 45 minutes। हमारे पास जब अपॉइंटमेंट 5 मिनट से 45 मिनट तक जब जाएगी तो इट मीन्स कि हमारे पास चाइल्ड जो है वो इन पेन कंडीशन में है और आपका अपॉइंटमेंट जो है वो काफी ज्यादा वो टाइम ले रहा है। ठीक है, so उसकी when there is the pulpal involvement of the primary teeth and pulpotomies और pulpectomies are essential। वही बात कि अगर आपके पास ट्रीटमेंट प्लान जब आप कर रहे हैं और आपने पहले डायग्नोसिस में ये देखा कि पल्प इन्वॉल्व है,
तो पल्प इन्वॉल्वमेंट के साथ आप उसके लिए फिर पल्पोटमी और पल्पेक्टमी भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, देखेंगे आपकी कितना पल्प इन्वॉल्व है। Such teeth also need restoration with performed mental crowns। आप उस टूथ पे रिस्टोरेशन जब करेंगे, जब आपने पल्प इन्वॉल्व था या आपने पल्पोटमी पल्पेक्टमी की, तो आप उनके लिए मेटल क्रॉन्स भी डाल सकते हैं, which has repeatedly been shown the one of the highest success rate at any restoration for children teeth। और ये जो मेटल क्रॉन्स है ये हमारे पास प्राइमरी टीथ पे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ठीक है, और जो एमलगम्स है ये हमारे पास परमानेंट टीथ पे फिर ज्यादा सक्सेसफुल हैं। If this predisposes the child to repetitive treatment and more still pain, abscesses and extractions under general anesthesia, अगर फिर भी चाइल्ड की रिपीटेटिव ट्रीटमेंट आ रही हैं, पेन भी हो रहा है, एक्सेसेस भी वहाँ पे बन रही हैं, और या फिर ज़रूरत आई कि एक्सट्रैक्शन भी करें और जनरल एनेस्थीसिया भी दें, तो देन इट शुड बी रिजेक्टेड, हम उसको रिजेक्ट कर लें इन फेवर ऑफ द कम्प्रिहेंसिव केयर यूजिंग रिस्टोरेटिव टेक्निक। अब एक रिस्टोरेटिव टेक्निक की तरफ चले जाएं, ठीक है, हम कोई रिस्टोरेशन वहां पे यूज कर लें और उस जगह को ठीक कर लें, ठीक है। तो अब बात आ जाती है रिस्टोरेशन की, हमारे पास हम कौन कौन से रिस्टोरेशन है वो सारे हम पढ़ेंगे। हमारे पास रिस्टोरेशन की ड्यूरेबिलिटी क्या है, कौन से हमारे पास परमानेंट डेंटिशन पे और कौन से प्राइमरी डेंटिशन के लिए यूजफुल है, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पे सारे प्राइमरी वाले ही पढ़ेंगे। सो द चॉइस ऑफ रिस्टोरेशन फॉर प्राइमरी टीथ इज बेस्ड अपॉन द डिग्री ऑफ कैरियस इन्वॉल्वमेंट, कि आपने कौन सा रिस्टोरेशन यूज करना है प्राइमरी टीथ में, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी कैरीज की इन्वॉल्वमेंट है, डिग्री ऑफ कैरीज इन्वॉल्वमेंट। यानी क्लास 1 है तो हमें पता है कि वो जो स्प्लिट्स ऑफ फीचर्स की है, क्लास 2 है तो साथ में प्रॉक्सिमल सर्फेसेस भी आ गई, तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि क्या टूथ की एक सर्फेस इन्वॉल्व है या टूथ की चारों सर्फेसेस या 2 या फिर 3 और या फिर उनकी पूरी सर्फेसेस इन्वॉल्व है, ठीक है टिप्स की। तो ये सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि कितना डिग्री ऑफ द कैरियस इन्वॉल्वमेंट हुआ है, और साथ में आपके पास रिस्टोरेशन जो है उसकी बेस पे आपने सेलेक्ट कर देना है। फिर मार्जिनल रिज की दोबारा से बात आ गई, तो वही मैंने कहा था कि मार्जिनल रिज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये इंटैक्ट है या नहीं है और कितना टाइम उस पर लगेगा, दैट विल एलैप्स बिफोर एक्सफोलिएशन। यानी मार्जिनल रिज पे इसलिए भी डिपेंड करता है कि क्या मार्जिनल रिज इंटैक्ट है, ठीक है, अगर नहीं है तो वो एक्सफोलिएशन से पहले कितने टाइम पहले वो हमारे पास जो है वहां से खत्म हो सकता है मार्जिनल रिज, ठीक है। The decision regarding the type of the restoration to be used is therefore based on the diagnosis of the extent of dental caries। हमारे पास जो डिसीजन है कौन सा टाइप ऑफ द रिस्टोरेशन आपने यूज करना है वो डिपेंड करता है, बेस करता है डायग्नोसिस पे, कि आपको पता चले कि डेंटल कैरीज की एक्सटेंशन कितनी है। यही बात की गई है दोबारा से कि कितना डिग्री ऑफ कैरीज टूथ इन्वॉल्व है, कितना एक्सटेंट ऑफ डेंटल कैरीज है, यानी कैरीज जो है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो चुकी है, इनेमल, डेंटिन, पल्प कहाँ तक। Here again, if the margin ridge has broken away, then simple class 2 type restoration will fail। हमारे पास जब मार्जिनल रिजेस ब्रोक कर जाती है तो वहाँ पे हम फिर क्लास 2 टाइप रिस्टोरेशन लगा लेते हैं, तो वो क्लास 2 टाइप रिस्टोरेशन भी फेल कर जाती है अगर वहाँ पे पल्प इन्वॉल्व हुआ हो। तो मार्जिनल रिज और पल्प इन्वॉल्वमेंट की बात ऑलरेडी एक दूसरे के साथ पहले डिस्कस हो चुकी है। फिर हमारे पास हमने कहा कि हम रिस्टोरेशन की ड्यूरेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्टोरेटिव मटेरियल्स है, कन्वेंशनल रिस्टोरेटिव मटेरियल्स है और कुछ हमारे पास न्यू रिस्टोरेटिव मटेरियल्स है। तो फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे कन्वेंशनल रिस्टोरेटिव मटेरियल्स को। कन्वेंशनल रिस्टोरेटिव मटेरियल्स में हमारे पास जो फर्स्ट वन है, दिस इज द सिल्वर एमलगम। सिल्वर एमलगम हैज बीन यूज्ड फॉर रिस्टोरिंग फॉर ओवर 150 years। हमारे पास ये यूज हो रहा है 150 सालों से यूज हो रहा है, टिप्स की रिस्टोरेशन के लिए यूज हो रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट इज नॉट टूथ कलर, मींस कि ये टूथ कलर रिस्टोरेटिव मटेरियल नहीं है, बट स्टिल इसकी यूजेज इतनी ज्यादा है। यानी रिपीटेड कंसर्न्स हमारे पास ये आती है कि क्या ये सेफ है इतना ज्यादा कि ये हमारे पास इतना ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सिल्वर एमलगम जो है ये दिस रेस्टोरेटिव मटेरियल इज स्टिल वाइडली भी यूज हो रहा है, हालांकि इट्स नॉट अ टूथ कलर। दिस इज प्रोबेबली बिकॉज इसकी यूजेज जो है वो काफी ज्यादा इजी है। सिल्वर एमलगम्स की इनटॉलरेंट ऑफ ऑपरेटर एरर, कोई एरर चांसेस इसमें नहीं आते, कम है, एंड हैज येट टू बी बेटर एज अ मटेरियल फॉर इकोनॉमिकली रिस्टोरिंग पोस्टीरियर टीथ। और पोस्टीरियर टीथ जो कि हमारे पास ज्यादा पोस्टीरियर टीथ पे लगती है तो उनकी रिस्टोरेशन के लिए ये हमारे पास इकोनॉमिकली बेटर है, ठीक है, मींस अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादातर पेशेंट्स इसको, इसलिए इसकी यूजेज सबसे ज्यादा है और इजी टू यूज भी
है। मॉडर्न हमारे पास जो यूज हो रहे हैं नॉन गैमा 2 एलॉय रिस्टोरेशन विच हैज बीन शोन टू हैव एक्सटेंडेड लाइफ टाइम्स इन पर्मिनल टीथ। हमारे पास नॉन गैमा 2 एलॉय रिस्टोरेशन है, ये भी ज्यादा लाइफ टाइम शो करती हैं। कौन सी टीथ में? पर्मिनल टीथ में। अगर हम इनको गुड कंडीशंस के अंदर प्लेस करें, इट हैज बीन शोन लेस सेंसिटिव टू पुअर हैंडलिंग देन टू कलर्ड। जो हमारे पास अगर इस मटेरियल्स को हम देखें तो अमेलगम मटेरियल हमारे पास लेस सेंसिटिव है, अगर आप उसको पुअर हैंडल कर लें तो भी। लेकिन हम अगर हम कुछ कलर मटेरियल्स की बात करें, जैसे कि हमारे पास कंपोजिट्स आ जाती हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है टूवर्ड्स वाटर, और क्योंकि वो फिर डायरेक्टली डिटोरिएट भी हो जाती है और उसकी जो लाइफ टाइम है वो भी ख़राब हो जाती है। इसलिए in clinical trials and retrospective studies, no intracoronal material has so far performed more successful than amalgam. अगर हम हम क्या अगर क्लिनिकल ट्रायल्स जो क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास हुई हैं और जो स्टडीज हुई हैं उसके बेस पे हमारे पास ये कहा गया है कि हमारे पास कोई भी एमलगम के अलावा इंट्राकोरोनल मटेरियल जो है वो इस तरह सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, जिस तरह का एमलगम रहा है, इसलिए एमलगम की यूटिलिटी काफी ज्यादा है। सेकेंड मटेरियल हमारे पास जो कन्वेंशनल रिस्टोरेटिव मटेरियल है, दैट इज द स्टेनलेस स्टील क्रोन्स। स्टेनलेस स्टील क्रोन्स हमारे पास 1950 में पहले इंट्रोड्यूस हुई हैं, फिर हमारे पास इसकी ज्यादातर एक्सेप्टेंस नॉर्थ अमेरिका में हुई, लेकिन यूरोप में इसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा नहीं है क्योंकि उनके डेंटिस्ट को उसकी यूज ज्यादा नहीं आ रही थी, उनके लिए इस मटेरियल को यूज करना डिफिकल्ट था, इस वजह से वो उनमें लेस पॉपुलर रहे हैं। बट इन रियलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील क्रोन्स भी ज्यादा यूज रही हैं क्योंकि इसकी प्लेसमेंट जो है वो इजियर थी। फिर हमारे पास कुछ स्टडीज ने शोन किया है कि जो हमारे पास स्टेनलेस स्टील क्रोन्स हैं, दे हैव हायर सक्सेस रेट। ठीक है, तो कौन सी चीज में? प्राइमरी टीथ में। देन ऑल अदर रिस्टोरेटिव मटेरियल, यानी प्राइमरी टीथ में हमारे पास जो स्टेनलेस स्टील क्रोन्स है ये ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। दे आर सर्टेनली द प्रेफर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन है, हमारे पास एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। कौन सी टीथ के लिए? प्राइमरी टीथ के लिए। और प्राइमरी टीथ में हमारे पास जो मोलर्स है इनके लिए। ठीक है, तो मोलर्स के लिए हमारे पास एक ये कह लें कि एक ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस था उनका, जो हमारे पास यूज होते थे ये, जिसकी वजह से इसकी यूज ज्यादा है प्राइमरी में। विद एनीथिंग अदर देन मिनिमल कैरीज, यानी मिनिमल कैरीज के अलावा कोई भी ज्यादा कैरीज या कोई भी कंडीशन या टूथ की डिस्ट्रक्शन कुछ भी टूथ में हुआ हो, तो उसके लिए हम ज्यादातर स्टेनलेस स्टील क्रोन को ही यूज करते हैं प्राइमरी मोलर्स में। ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी मोलर, ये चीज याद रखें। Stainless steel crowns are also advocated for various first permanent molars where they act as a provision restorations है हमारे पास ISA removal at the age of 9 to 12 years और later restoration with cast bone, यानी या तो आप टूथ को रिमूव करें और या फिर कोई कास्ट क्रोन यूज करें, तो इससे अच्छा है कि आप प्राइमरी टीथ के लिए यानी फर्स्ट परमानेंट मोलर के लिए अगर वो कैरियस है तो आप उसके लिए स्टेनलेस स्टील क्रोन यूज करें। ठीक है, द थर्ड वन हमारे पास जो रिस्टोरेटिव मटेरियल आ जाता है वो है कंपोजिट रेजिन्स। कंपोजिट रेजिन्स हमारे पास जो आए हैं मार्केट में 1970 के टाइम पे आए हैं, फिर इनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन आ रही थी ताकि इनकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, और अब जो हमारे पास कंपोजिट यूज होते हैं, तो आप सबको बताओ कि कंपोजिट जो है हमारे पास ट्रुथ कलर मटेरियल है, हम स्मॉल रिस्टोरेशन एरियाज के लिए भी यूज करते हैं इनको, हम इंटीरियर पीस पे इनकी ज्यादा यूसेज होती है हमारे पास, और पोस्टीरियर में भी समटाइम्स छोटी छोटी एरियाज के लिए ये लोग यूज कर लेते हैं। तो करंट मटेरियल जो है दे आर स्टिल बेस्ट अप्लाई टू। देखें हमारे पास इंटीरियर टीथ पे अच्छे से अप्लाई होते हैं, स्मॉल रिस्टोरेशन पोस्टीरियर टीथ में भी स्मॉल एरियाज में ये एज स्मॉल रिस्टोरेशन यूज हो सकते हैं कंपोजिट। फिर हमारे पास इसमें कंपोजिट में हमारे पास एसिड एचेस भी आ गए क्योंकि हम एचिंग करते हैं, एसिड एचिंग करते हैं, फिर हम कंपोजिट यूज करते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ एसिड एचिंग एट द टाइम that these materials were introduced has ensured that they have performed reasonably well in terms of the marginal sheet। ये मटेरियल जो है एसिड एचिंग की वजह से इनकी मार्जिनल शीट अच्छी हो जाती है, तो ये फिर अच्छे मटेरियल रहे हैं। लेकिन ये मटेरियल हमारे पास सेंसिटिव है। क्यों सेंसिटिव है? क्योंकि इनके लिए आपको ड्राई फील्ड की जरूरत है, आप अपनी फील्ड को ड्राई रखेंगे तभी ये मटेरियल हमारे पास सक्सेसफुल रहेंगे। सो दे आर सेंसिटिव टू वेरिएशन इन टेक्निक्स, दे टेक लॉन्गर टू प्लेस देन एक्विलेंट एमलगम रिस्टोरेशन के मुकाबले में अगर हम देखें तो ये ज्यादा टाइम लेते हैं और इनको ड्राई फील्ड की भी जरूरत है। So the long term of the composite resins is jeopardized by their instability in water। तो कंपोजिट रेजिन्स का फिर डिसएडवांटेज या कह लें कि इन या फिर इनकी जो लॉन्ग टर्म सक्सेस रेट है वो खराब इस वजह से हो जाती है
बिकॉज ये वाटर में इनस्टेबल रह जाते हैं, ये फिर वाटर में अपनी स्टेबिलिटी शो नहीं करते, इसकी वजह से इनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं, ये ज़्यादातर टाइम के लिए फिर नहीं रहते, इसलिए हमें इसके लिए ड्राई फीड की भी ज़रूरत है। सो द बेस्ट मटेरियल विच हैव, लेकिन ये हमारे पास इसलिए भी बेस्ट मटेरियल है बिकॉज दे कंटेन द फिलर, ठीक है, इनमें हमारे पास इनऑर्गेनिक फिलर्स प्रेजेंट है, इनमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी लो है, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब भी नहीं करते, बट दे विल डिटोरिएट ओवर टाइम, लेकिन फिर काफी टाइम के बाद यानी टाइम जैसे गुजरता है ज्यादा उसके ऊपर तो वो खराब हो जाते हैं। वही बात ये ऊपर जो की गई है कि इनकी लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है वो नहीं है, वो खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में इनस्टेबल है। तो द मेन की पॉइंट आप लोगों के लिए है कि हमारे पास सारे कंपोजिट रेजेंट और जो सारे ग्लास आइनोमर डिस्ट्रीब्यूशन है उनके लिए ड्राई फील्ड की जरूरत है। तो दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई होप सो कि आप सबको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।